नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। अमेरिका भारत में लगाएगा 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, 22 ड्रोन समेत $19 बिलियन का रक्षा समझौता, साथ ही आतंकवाद से साझा लड़ाई पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट का आधार की अनिवार्यता पर रोक से इनकार, कहा सिर्फ आशंका की वजह से नहीं दे सकते आदेश। 30 सितंबर तक बढ़ी आधार जमा कराने की मियाद। मीरा कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव को बताया विचारधारा की लड़ाई, कल दाखिल करेंगी नामांकन, साबरमती आश्रम से करेंगी प्रचार की शुरुआत। कपड़े पर 5% कर का विरोध हुआ तेज, 72 घंटे की हड़ताल पर देश भर के कपड़ा व्यापारी। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को लेकर बनाया वॉर रूम। गोरखालैंड की मांग को लेकर 13वें दिन भी दार्जिलिंग बंद। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने निकाली ट्यूबलाइट रैली, जलाई जीटीए समझौते की कॉपियां। और आइए देखते हैं पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने दोनों देशों के संबंधों को नई रफ्तार दी है। व्हाइट हाउस में शिखर वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और आपसी संबंधों को आगे ले जाने पर जोर दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। शिखर वार्ता के लिए प्रधानमंत्री जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो खुद राष्ट्रपति और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मुलाकात को लेकर विश्व भर में चर्चा रही। प्रकार से मेरा और मेरे डेलीगेशन का भव्य स्वागत किया है, सम्मान किया है। ये 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। मैं इसके लिए राष्ट्रपति जी का और फर्स्ट लेडी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में जीएसटी लागू किए जाने को सबसे बड़ा कर सुधार बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में भारत के सहयोग को लेकर आभार भी जताया। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते रिश्तों पर दोनों नेताओं ने खुशी जताई। I am proud to announce to the media, to the American people, and to the Indian people that Prime Minister Modi and I are world leaders in social media. We're believers, giving the citizens of our countries the opportunity to hear directly from their elected officials and for us to hear directly from them. I guess it's worked very well in both cases. भारत अमेरिका से सैकड़ों विमान खरीद रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपनी तरह का सबसे बड़ा ऑर्डर बताते हुए कि इससे हजारों अमेरिकी लोगों को रोजगार मिलेगा। हालांकि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच H1B1 वीजा के मसले पर कोई चर्चा नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार को भारत आने का न्योता भी दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अमेरिकी उद्यमियों के डेलीगेशन के साथ इवांका ट्रंप को भारत में होने वाले वैश्विक उद्यमशीलता सम्मेलन में शामिल होने का आमंत्रण भी दिया। व्हाइट हाउस से रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ट्रंप लिंकन वाला मूल स्मारक डाक टिकट तोहफे में दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ेगी। साथ ही लंबे समय से अटकी हुई परियोजनाओं के आगे बढ़ने का रास्ता भी साफ हुआ है। दोनों नेताओं ने कहा कि मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट में कोई विरोधाभास नहीं है। भारत और अमेरिका ने एक दशक पहले हुए परमाणु समझौते पर अमल का फैसला किया है। दोनों देशों ने तय किया है कि वे वेस्टिंगहाउस कंपनी को भारत में 6 परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस तरह के सहयोग से दोनों देशों को फायदा होगा। It is important that barriers be removed to the export of U.S. goods into your markets and that we reduce our trade deficit with your country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद अमेरिका ने भारत को गार्डियन ड्रोन की बिक्री की मंजूरी भी दे दी है।
ड्रोन की मदद से भारतीय नौसेना को हिंद महासागर में निगरानी रखने में मजबूती मिलेगी। अमेरिका ने भारत को सबसे बड़े रक्षा साझेदार मानते हुए ट्रांसपोर्ट कैरियर की बिक्री को भी मंजूरी दे दी है। आतंकवाद के मसले पर भी भारत और अमेरिका एक साथ हैं। संयुक्त बयान में साफ कहा गया है कि पाकिस्तान को अपने यहां से आतंकवाद खत्म करना होगा। अमेरिका ने भारत के प्रस्तावित कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म को समर्थन का वादा किया। आतंकवाद से लड़ना और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। दक्षिण चीन सागर पर भी दोनों नेताओं ने साथ साथ काम करने की बात कही है। इसी कड़ी में भारत और अमेरिका जापान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास करेंगे। भारत के रणनीतिक उद्देश्यों के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और कल जो साझा बयान जारी किया गया उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीकांत शर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि पूरा दूत हैं। स्वागत है सर आपका। तमाम बातें कही गई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूं आतंकवाद के मसले पर, जहां पर ट्रंप साहब और मोदी साहब दोनों लोगों ने जो दो बड़ी बातें कही उसके मैं समझना चाहूँगा मायने क्या हैं। इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा और आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों देश एक साथ। इसका जो संयुक्त वक्तव्य है उसमें बड़ा समग्र विवरण है। एक बात नहीं, उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं उन सबका जिक्र है संयुक्त वक्तव्य में। पहली बात तो यह है कि आतंकवाद से लड़ने में दोनों एक साथ हैं। कॉम्बैटिंग टेररिज्म इसके लिए वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरा, किस तरह से लड़ना है, उसमें जो उन्होंने नाम दिए हैं पाकिस्तान से काम करने वाले जो दूसरे जितने भी जैश मोहम्मद, LET और आइसिस, अल-कायदा, इन सबको उन्होंने कहा है कि इन सबको का नाम लिया है, नाम का उल्लेख किया हुआ है जी। जिसका मतलब ये है कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये यूनाइटेड जिहाद इंटरनेशनल के मुख्तलिफ पहलू हैं, इनका खुलेआम मेंशन है और कहा है कि इनकी एक्टिविटीज रोकनी चाहिए पाकिस्तान को। फिर पाकिस्तान को ये इंश्योर करना चाहिए सरजमीन से दूसरों पे अटैक ना हो, भारत पे अटैक ना हो। फिर ये बात भी कही गई है कि भारत और अमेरिका टेररिज्म से लड़ने के लिए हर एक पहलू पे कोऑपरेट करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग पे, जॉइंट ऑपरेशंस और उनका सपोर्ट रोकने के लिए। तो ये जो पूरे एक पिछले 15 सालों में विश्व में एक तंत्र बना हुआ है जिससे कि टेररिज्म को किसी तरह से काबू में लाया जा सके, उसमें भारत और अमेरिका एक ही साथ हैं। और इस बात को पुनः पूरी जिसको कहना चाहिए शिद्दत के साथ तवज्जो दी गई है। और एक बात जो कही, ये टेररिज्म का एक सबसे बड़ा डायमेंशन है। अच्छा, दूसरा ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो सामरिक जो साझेदारी है उसका भी बड़े स्पष्ट शब्दों में जॉइंट स्टेटमेंट में विवरण है कि दे आर डेमोक्रेटिक स्टॉलवर्ड्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है, ये नाम भी अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बाकायदा लिया है। ये नाम जब से शुरू हुआ है तब से कुछ लोगों को परेशानी है, बिकॉज एशिया पैसिफिक जगह इंडो पैसिफिक कहने में अपने आप एक परिभाषा के रूप में भारत का रोल आ जाता है। जी जी बिल्कुल। इंडियन ओशन और भारत की जो भूमिका, और जिस तरीके से ट्रंप साहब ने कहा कि हिंद महासागर में भूमिका होगी, जो एक बड़े सैन्य अभ्यास की बात कही गई है भारत, जापान और अमेरिका के साथ मिलकर, इसे क्या ये माना जाए कि जो चीन का दखल और जिस तरीके से उस रीजन में एक बड़ी लड़ाई जो समुद्री एरिया को लेकर है, उसके लिहाज से एक अहम कदम हो सकता है, उसकी तरफ एक इशारा हो सकता है? ये नहीं, देखिए, मलाबार एक्सरसाइजेज जो हैं ये कई सालों से चल रही हैं और इनका चलना इस बात का परिचायक है कि भारत, अमेरिका और जापान इस पूरे इलाके में हमारे जो हित हैं, जैसे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस ओपन होना चाहिए, मैरीटाइम ट्रेड जो होना चाहिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी को बरकरार रखना चाहिए, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये एक्सरसाइजेज हैं। और सर्च एंड रेस्क्यू, मतलब उसके अलग अलग पहलू हैं। और तो ये जो एक्सरसाइज साथ में है भारत, अमेरिका और जापान के बीच में, इसका मतलब यही है।
अब चीन अगर इसको ये समझे कि चीन के खिलाफ है, तो अगर चीन अभी इन सब मूल्यों का सम्मान करता है, इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी का, और जैसे उसमें कहा है जॉइंट स्टेटमेंट में कि रीइटरेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवर फ्लाइट एंड कॉमर्स थ्रू आउट द रीजन, बिल्कुल, and call upon all nations to resolve territorial and maritime disputes peacefully and in accordance with international law. तो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए ये जो मैरिटाइम एक्सरसाइजेज हैं वो हैं, और इसको ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है पूरी तरह से इशारा करता है। इसके अलावा सर एक और चीज़, जो बड़ी चीज़ में कई लोग अलग अलग उसका विश्लेषण कर रहे हैं, मैं आपके नज़रिए समझना चाहूँगा। जब ट्रम्प साहब ये कहते हैं कि मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के हम दोनों वर्ल्ड लीडर हैं, हम दोनों का तात्पर्य सीधे तौर पर ट्रम्प साहब और मोदी साहब हैं, इसके मायने क्या लगाए जाए? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि अब दो ऐसी शख्सियत जो दो बड़े लोकतंत्र वहाँ के लीडर्स हैं और वो मिलकर एक साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, और तमाम जो मतभेद पहले कभी रहे भी हों शायद उनको भी दरकिनार किया जा चुका है। नहीं, इसका एक तो बड़ी यथास्थिति को स्वीकार करने की बात है। इसे फैक्ट ऑफ लाइफ के सोशल मीडिया में ट्रम्प साहब और मोदी जी दोनों ने जो फॉलोइंग अख्तियार की है, वो इसमें एक रिकॉर्ड है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के पीछे 30 मिलियन लोग उनके ट्विटर को फॉलो करते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे भी करीब 32 मिलियन लोग हैं। तो ये बहुत भारी संख्या है। जो भी ये लोग बात कहते हैं इसका लोग सुनते हैं, और ये जनतंत्र की एक नई विधा है जिसमें जो नेता हैं वो सीधे लोगों से मुखातिब होते हैं ट्वीट के जरिए जी। तो और इसमें अपनी सक्षमता ये लोग जाहिर करते हैं। तो इस तरीके से इस बात को दोनों ने जो ट्रम्प साहब ने कहा, वो इसको स्वीकार किया है कि ये आज की जो जनतांत्रिक पद्धति है उसका एक नया रूप निकल के आया है जी। अब इस पर लोग जो पक्तियां कसते हैं उनकी बात वो जाने, लेकिन ये है तो सही, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, हकीकत है। बिल्कुल। श्रीकांत शर्मा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस अहम मसले पर जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। उधर अमेरिका के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नीदरलैंड पहुंच गए। वहां नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट के साथ शिखर वार्ता में व्यापार, जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय हालात पर चर्चा की। इसके बाद दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर दस्तखत हुए, जिसमें संस्कृति, जल संसाधन और सामाजिक सुरक्षा शामिल हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने व्यापार, तकनीकी और निवेश को लेकर डच कंपनियों के सीईओ के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत व्यापार को आसान बनाने के लिए वैश्विक मानकों के मुताबिक सुधार कर रहा है। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। विपक्ष की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव दलित बनाम दलित नहीं बल्कि विचारधाराओं का चुनाव है। वो विचारधारा के चलते ही चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को खत लिखकर समर्थन मांगा है। मीरा कुमार बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। नामांकन के एक दिन पहले विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मीरा कुमार दिल्ली में मीडिया से मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने एक समान विचारधारा के तहत उन्हें उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। तो चर्चा होती कि 2 दलित खड़े हो गए, उनके व्यक्तित्व के बाकी सारे पक्ष गौण हो जाते हैं।
तो समाज किस तरह से सोच रहा है। आज 2017 में इसका आकलन मेरे सामने बड़े साफ तरीके से हो जा रहा है। मीरा कुमार ने कहा कि उन्होंने निर्वाचन मंडल के सदस्यों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। जेडीयू के रामनाथ कोविंद को समर्थन देने पर मीरा कुमार ने कहा कि राजनीति में ऐसी बातें होती रहती हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को दलित बनाम दलित के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी व्यवस्था को खत्म करना होगा। सोशल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रांसपेरेंसी, एंड ऑफ पॉवर्टी, डिस्ट्रक्शन ऑफ कास्ट स्ट्रक्चर are some of those cherished values which form important component of this ideology. उन्होंने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ट्वीट का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष रहने के दौरान सभी सांसदों ने उनकी कार्यशैली की तारीफ की थी। उनके ऊपर पक्षपात का कोई भी आरोप नहीं लगा है। मीरा कुमार बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। उसके बाद साबरमती आश्रम से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, जहां वो विधायकों से समर्थन की अपील करेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू होंगे। इसके बाद वो 4 जुलाई को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की। 17 जुलाई को मतदान से पहले वो कई राज्यों में जाकर विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। इधर कल दिल्ली में उनके नामांकन का एक और सेट दाखिल किया जाएगा। जीएसटी के खिलाफ कपड़ा व्यापारियों ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। जीएसटी के तहत कपड़े पर 5% टैक्स लगेगा। कारोबारियों का कहना है कि पहले से ही गिरावट का शिकार कपड़ा उद्योग इससे चरमरा जाएगा। ये है जीएसटी के विरोध का नजारा। गुजरात के सूरत में कपड़ा व्यापारी सड़क पर आए। पूरे देश में टेक्सटाइल जीएसटी संघर्ष समिति ने 3 दिनों की हड़ताल शुरू कर दी है। सरकार तक ये अंतिम आवाज है। जो अंतिम मतदाता होता ना, उसका दर्द है कि ये व्यापार बंद होना चाहिए। जिस तरीके से जीएसटी का ये काम चल रहा है और जो कानून आ रहा है वो व्यापारी को लिए घातक है। कपड़ा कारोबार के लिए मशहूर देश के सभी प्रमुख शहरों में ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। दिल्ली में भी कपड़ा व्यापारियों ने जीएसटी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम इस कानून को समझ सकें, और ना इन्होंने हमें पर्याप्त समय दिया है। सिर्फ 27 दिन दिए। 27 दिन अपने आप में कोई समय होता ही नहीं है। ये जीएसटी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। 1947 के बाद हमारी दोबारा आज़ादी छीन ली गई है। हमारा काम खत्म कर दिया गया है। लुधियाना के जिन बाजारों में रौनक रहती थी, वहां ताले लगे हैं। पूरा बाजार बंद है। जीएसटी में सूती कपड़ों, धागों और फैब्रिक पर 5% कर लगाया गया है। सिंथेटिक या मानव निर्मित फाइबर और सिंथेटिक धागे पर 18% कर लगेगा। 1000 रुपए से ज्यादा कीमत के परिधानों पर 12% जीएसटी लगाया गया है। व्यापारियों का कहना है कि इससे उत्पादन लागत बढ़ेगी और कपड़े महंगे होंगे। 3 दिन की देशव्यापी हड़ताल के बाद व्यापारी 30 जून को काला दिवस मनाएंगे। हमारे वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी से तथा जीएसटी काउंसिलिंग से ये मांग की है कि टेक्सटाइल घटक पे जिस तरीके का आपने जीएसटी का कर ढांचा लगाया है, उसमें हमारे सरलीकरण की मांग पे ध्यान दे करके आप इसे वन टाइम यार्न पर टैक्स ला करके और बाकी सारे घटकों को फ्री रखिए। देश में कपड़ा उद्योग $10,800 करोड़ का है, लेकिन बीते 2 साल से इस कारोबार में सुस्ती देखी गई है। 2014-15 में भारत से $3700 करोड़ का कपड़ा निर्यात किया गया था। अगले साल ये $3600 करोड़ रह गया। अब जीएसटी ने व्यापारियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में अलग गोरखालैंड की मांग कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। पार्टी समर्थकों ने आज दार्जिलिंग में आक्रामक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन समझौते की प्रतियां भी जलाईं। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अलग राज्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन 13वें दिन भी जारी रहा। मंगलवार को जेजेएम समर्थकों ने दार्जिलिंग में ट्यूबलाइट रैली निकाली। कई प्रदर्शनकारी ट्यूबलाइट के चलते जख्मी भी हुए। बंगाल का जो अन्याय अत्याचार है, बंगाल से हम लोग अलग अलग रहना चाहते हैं। हम लोगों का भाषा संस्कृति अलग है,
उसकी वजह से हम लोगों को गोरखालैंड राज्य चाहिए। इसके लिए हम लोग अपना खून भी बहा सकते हैं। ये मैसेज है बंगाल सरकार को। सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के बीच जीजेएम के सैकड़ों सदस्यों ने चौक बाजार में प्रदर्शन के दौरान जीटीए समझौते की कॉपी भी आग के हवाले कर दी। पिछले हफ्ते गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के 45 सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। जीजेएम कार्यकर्ता अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। Actually, Mamata Banerjee is playing into the hands of, like the Gorkha Janmukti Morcha, because after that, the whole scenario has changed. और actually वो दिन अगर वो उसको अगर ये स्टॉप नहीं करता ना तो कुछ भी नहीं होता। 2 दिन पहले गोरखा मोर्चा ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन को आक्रामक स्तर पर ले जाने की बात कही थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलनकारी आने वाले दिनों में आमरण अनशन भी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर आज उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जिसमें किसानों को राहत, महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। उधर विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के 100 दिनों के कामकाज की आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अपनी सरकार के 100 दिन का कामकाज जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है, कृषि निवेश पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बदहाल कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। सरकार ने एंटी रोमियो और एंटी भूमाफिया दस्ता बनाया है। प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत कई क्षेत्र में लिए फैसलों की जानकारी दी। वहीं विपक्ष राज्य की बीजेपी सरकार को पूरी तरह नाकाम बता रहा है। गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी आदि ये सभी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी हैं और साथ ही इस सरकार में अपने भविष्य को भी लेकर काफी ज्यादा चिंतित भी हैं। सबसे असफल सरकार मौजूदा रही। कानून व्यवस्था के नाम पर आई, रोजाना आप कानून व्यवस्था का हल देख रहे हैं। कल रायबरेली में 5 मार दी गए। कोई भी नई योजना नहीं लाए, बल्कि हमारी योजनाओं के नाम बदले या उनका उद्घाटन करे या फिर उनकी जांच कराई। इसके अलावा गड्ढा मुक्त सड़क की बात करी गई तो पूरा प्रदेश गड्ढे में रहे। राज्य की बीजेपी सरकार ने 100 दिन में कई बड़े फैसले किए हैं, लेकिन अभी भी किसान को राहत, महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था में सुधार के साथ ही विकास कार्यों के लिए फंड जुटाने की चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने ऐसे लोगों को राहत दी है जिनका आधार कार्ड नहीं बना है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजना और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि आधार नंबर न होने की वजह से बच्चों को दोपहर के भोजन और दूसरी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आशंका के आधार पर आदेश जारी नहीं किया जा सकता। इस दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। चीन ने सिक्किम क्षेत्र में भारतीय जवानों पर सीमा पार करने का आरोप लगाया है और इसको लेकर बीजिंग में भारतीय दूतावास और दिल्ली में विदेश मंत्रालय से विरोध दर्ज कराया। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा कि वो सीमा पार करने वाले अपने जवानों को तुरंत वापस बुलाए, साथ ही इस मामले की विस्तृत जांच कराए। चीन ने दावा किया कि उसके सैनिक अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण कर रहे थे। सोमवार को एक वीडियो सामने आया था जिसमें सिक्किम सेक्टर में भारत चीन सीमा पर तैनात जवानों और चीनी सैनिकों के बीच धक्का मुक्की हुई। साथ ही चीनी सैनिकों ने भारतीय बंकरों को भी नुकसान पहुंचाया था। लोढ़ा समिति की सिफारिशों को लागू करने के सुझावों को मकसद से ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड
वो 7 सदस्यीय समिति का आज गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शुक्ला होंगे। इसके अलावा पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को भी शामिल किया गया है। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी, कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी, टीसी मैथ्यू और जय शाह भी कमेटी में हैं। बीसीसीआई की सोमवार को ही विशेष आम सभा बैठक में समिति बनाने का फैसला लिया गया था। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष CK खन्ना नियमित तौर पर समिति पर नजर रखेंगे। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले समिति 10 जुलाई को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। तो खबरों का आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।